ये एक्सरसाइज है रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड। ये एकदम नया टॉपिक है और आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, मतलब 11th में नहीं पढ़ाया जाता ये। तो इसमें आपको थोड़ी सी बातें मैं बताऊंगा, डिटेल वीडियो सेपरेट होता है आपको पता है जैसे। और इसमें हम जानेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसके करस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उस सैम्पल स्पेस का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है। अच्छा, आपको जान ये पता ही होगा कि आप जिन सॉर्बिट पे हैं। तो रैंडम वेरिएबल हमें पता करना है, तो एक पहले आप एक एक्सपेरिमेंट समझिए। उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि कुछ आउटकम्स आए और उन आउटकम्स की के सेट, आपने एक सेट बनाया जिसको आपने बोला सैंपल स्पेस। करेक्ट। तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता था, इट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। सभी पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है, जो सबसे बड़ा सेट कहते हैं, वो सैंपल स्पेस होता है। उसमें से आप पर्टिकुलर फिर कुछ अपने इवेंट जनरेट करते हो जो कि आपके फिर फेवरेबल आउटकम्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते थे, डबल हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। ये सभी को अगर एक साथ लिखते तो सैंपल स्पेस था। लेकिन अगर हमने कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितने हेड आ रहे हैं, इसको इसको बताओ, तो किस में हेड आ रहा है, तो डबल हेड में आ रहा है, हेड टेल में आ रहा है और टेल हेड में आ रहा है। अब हमसे एक नई चीज बोली जाती है आज कि एक रैंडम वेरिएबल को बोलो, एक ऐसा वेरिएबल जो कि इन्हीं वैल्यू को इनपुट लेगा, यानी कि वो वेरिएबल जो होगा उनके इनपुट में सैंपल स्पेस में मौजूद कुछ आउटकम्स जाएंगे और वो एक फाइनली एक बाहर एक रियल वैल्यू देगा। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है, इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल लिख देता हूं मैं। तो ये है एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि अपनी डोमेन में यानी अपने इनपुट में तो सैंपल स्पेस के आउटकम्स लेता है, जो भी आए होंगे, हेड हेड टेल ये सब लेता है और कॉरस्पॉन्डिंगली उनको एक नंबर से डिनोट करता है, एक रियल नंबर से डिनोट करता है। यानी उसकी को डोमेन में रियल वैल्यूज होती हैं, यानी उसकी को डोमेन में क्या होती है, रियल वैल्यूज होती है। तो बेसिकली एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसके डोमेन में तो आउटकम्स होते हैं सैंपल स्पेस के, वो किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। नंबर ऑफ हेड को काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ टेल्स को काउंट कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ हेड और टेल को काउंट कर सकते हो, और भी जो भी आपको रैंडमली क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हो। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो एक रियल वैल्यू देता है, यानी एक रियल नंबर देता है कुछ। अब ये कैसे होता है, एक एग्जांपल से समझिए इसको। मान लेते हैं कि हमें बोला था काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स को जब ये काउंट कर रहा है तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कितने हेड आते हैं जब दो सिक्के उछाले जाते हैं। अब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो कितने हेड आते हैं, रैंडम वेरिएबल को डिनोट किया जाता है जनरली एक्स से। तो कितने हेड आते हैं भाई, या तो जीरो आ सकते हैं, एक भी हेड नहीं आए, या तो एक हेड आ सकता है, और या तो दो हेड आ सकते हैं। इनको आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज कहते हो, यानी एक्साइज बुलाते हो, छोटे x1। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या बन जाता है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंगली x1, दिस इज x2 और दिस इज x3। यहां तक बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ हेड्स को आप काउंट कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल बोल रहा है 0 1 2, 0 1 2। जीरो हेड आया, एक भी हेड नहीं है, दोनों सिक्के उछले, दोनों में हेड नहीं था, दोनों में से किसी एक में हेड था, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, या फिर दोनों हेड थे, दोनों सिक्कों पे हेड आ गया। यही तो तीन केस है, तीन हेड तो नहीं आ सकते ना, निगेटिव भी नहीं आ सकते। लेकिन रैंडम वैल्यू निगेटिव हो सकती है, आई कैन डिनोट, बट एज ऑफ नाउ नहीं जरूरत है, क्योंकि जीरो बता रहा है कि एक भी हेड नहीं है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने यहां तक समझ लिया है तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा जाए, या प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं फिर उसे हम, इस रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो px एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कोरस्पॉन्डिंगली उन एक्स वैल्यूज का, और वो जनरेट करता है उनकी प्रोबेबिलिटी होने की। तो P1, P2 और P3, ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल वैल्यूज। और ये जो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ सिस्टम है या सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, इसको आप बुलाते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट रैंडम वेरिएबल एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बात समझ में आ गई, दो बातें क्लियर हो गई होंगी अब तो।
रैंडम वेरिएबल क्या है पता लग गया होगा, ये एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि इनपुट्स को एज ए इनपुट यूज करता है। फंक्शन है ना, तो कुछ इनपुट देता होगा कुछ आउटपुट, ऑब्वियसली कुछ इनपुट लेता होगा कुछ आउटपुट देता होगा, तभी तो फंक्शन बुलाते हो आप उसे। तो सैंपल स्पेस के आउटकम्स को इनपुट लेता है, अच्छा क्या क्या आ रहा है सैंपल स्पेस में, और फिर आउटपुट में एक रियल नंबर जनरेट करता है, इसलिए इसे रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोला जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ रैंडम वेरिएबल को डिनोट किया जाता है एक्स से, जिसकी करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा केस लिया है। आप नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहे हो या क्या परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली एक तरह का इवेंट भी हो सकता है, बोल सकते हो। इवेंट इज नॉट द करेक्ट टर्म एज ऑफ नाउ, तो आप बोलो कि सैंपल स्पेस पे से आप कौन सा केस ले रहे हो, तो हम एक इवेंट लेट्स सपोज सीडो इवेंट बोलता है, तो कंसीडर करिए कि हम नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहे हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय 0 1 एंड 2, ठीक है। फिर ये उसके करस्पॉन्डिंगली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाया जाए, उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग यानी कि एक्साइक्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी जनरेट करेगा। लेट सपोज अगर हमें यहां पे जनरेट करना होता P1, तो P1 क्या होता, फॉर गेटिंग 0 हेड्स, मतलब 0 हेड आए। 0 का मतलब ये नहीं कि 0 वैल्यू है कोई, नहीं, 0 हेड आए। 0 डिनोट करता है कि जब दो टॉस किए गए, दो कॉइन की टॉस किए गए, तो 0 हेड आए, एक भी हेड नहीं आए, क्या होगी वो प्रोबेबिलिटी, एक भी हेड ना आए, 1/4। इसका मतलब दोनों टेल आए होंगे, ये तो अब तो रट गया होगा, अब तो एकदम लास्ट स्टेज पे हो ना, ठीक है। सेकेंड है मतलब कि एक हेड आए। अब एक हेड कैसे आ सकता है, या तो हेड टेल में आ सकता है या तो टेल हेड में आ सकता है, तो फेवरेबल कौन से केसेस हैं। अब आप समझ रहे हो क्यों मैंने इवेंट नहीं बोला, क्योंकि एक हेड के लिए खुद एक इवेंट जनरेट होता है बेटा, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने कहा इसको सूडो सीडो इवेंट की तरह सोचो, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है। क्योंकि 0 का मतलब है कि एक हेड आए, ये खुद एक इवेंट है, तभी तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। आप प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट की कैलकुलेट करते हो, समझ रहे हो। आज आपसे बोला जाए एक हेड आए, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट, दिस इज अनदर इवेंट से E2। अब आप समझे, तो E2 के लिए आए यानी 1 के लिए एक हेड आए, तो ऐसे मेरे पे दो फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/4। P3 का मतलब है कि दो हेड आए, दो हेड कितनी तरीके से आ सकते हैं, एक तरीके से आउट ऑफ 4 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा 1/4। यहां से आपने एक और चीज जो नोटिस करनी है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 है। 1/4 2/4 1/4 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल PIs वेयर I moves from 1 to n wherever the values go on, तो उतनी सब का सम क्या होता है 1 होता है। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब कि वो एक रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है फिर उस रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। सॉरी, तो वो बेसिकली सही डिनोशन नहीं हुआ है, गलत हुआ है, कुछ मिस हो गया, रैंडम कोई रैंडम वैल्यू मिस हो गई है, पर्टिकुलर वैल्यू कोई मिस हो गई है, आपने प्रोबेबिलिटी गलत कैलकुलेट कर ली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जब भी निकाली जाएगी, हो सकता है कि सम 1 आ जाए, पर गिवन एक स्पेशल कंडीशन है कि P1 and P2 P3 they all should be between 0 to 1। देखिए एग्जैक्टली 0 हो सकता है, फिर वो प्रोबेबिलिटी मतलब फिर वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, और एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तो दूसरे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, तो फिर एक ही केस हो रहा है। तो अभी के लिए आप से समझिए कि वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, तभी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे उसको, ठीक है, समझ गए, निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां तक मुझे लगता है क्लैरिटी आ गई होगी, इतना कंप्लीट हो गया है, तो इतना ही सफिशिएंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूं, ये सिर्फ 2020-21 के लिए वैलिड है कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड या मीन वैल्यू निकालने वाला जो सिलेबस है वो हटा दिया गया था इसमें से, लेकिन उसका सेपरेट वीडियो बना के फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर इस वाले पार्ट में भी सिर्फ 1 to 9 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेट whether which of the following are not the probability distributions of a random variable। कौन सी probability distribution नहीं है किसी एक random variable के, रीजन बताने हैं। हमेशा चेक करने के लिए इंडिविजुअल p वैल्यूज को जोड़ा जाता है। सो मैं एक बार बहुत अच्छे से कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट से थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू क्या आ रही है 0.4 प्लस 0.4 plus 0.2 which is equals to 1. Also they are positive, hence this is a probability distribution of a random variable।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। आर नॉट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है चेक करते हैं, सेम क्वेश्चन ही। अच्छा तो 0.1 ये खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, एक निगेटिव वैल्यू है, याद है, यहाँ ध्यान से देखिए, एक निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव, कभी नहीं हो सकती ना, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव, किसी भी इवेंट के लिए नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव, hence this cannot be the probability distribution, not a probability distribution, PD लिख दे रहा हूं, ठीक है, probability distribution। अच्छा यहां पे देखते हैं, अच्छा फिर कंफ्यूजन होता है, क्या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जीरो निगेटिव हो सकती है? ऑफ कोर्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, इट्स अ रियल नंबर, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सो इट्स अलाउड। तो इसे करने के लिए आपको बस ये चेक करना है कि 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 सम ऑफ ऑल द PIs कितना आ रहा है, I1 से 3 तक जा रहा है, 1 2 3 बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 7 0.9 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज, अब इसलिए ये नहीं है, ठीक है, आप समझ लो क्यों नहीं है, -1 की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है क्योंकि सम 1 नहीं हो पाया, सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज का जो सम होता है, सभी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होना चाहिए, तो नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, तो सम ऑफ ऑल PIs करते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 to 5, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05, ठीक है, तो हो जाएगा 3 2 5 4 9 1 10, ओके ये तो ज़्यादा हो गए, 1.05 हो गई है, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज not a probability distribution, not the probability distribution for the random variable x, ठीक है, आप फुल फॉर्म में लिखो, तो अब मैं तो सॉल्यूशन बना रहा हूँ बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन से करते हैं अब। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, तो आपको बताया था एक अर्न एक वेजल टाइप का चीज होता है, उसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो मैं तो बॉक्स बना के काम चलाता हूँ, 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है, सही है, 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ की जाती हैं, कोई बात नहीं है। Let x represent the number of black balls. Okay, so x is a random variable. It's the number of black balls. ठीक है। What are the possible values of x? तो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या क्या हो सकती हैं, 0, मैंने 2 बॉल निकाली, दोनों x दोनों रेड ब्लैक नहीं आई, तो 0 ब्लैक बॉल आई हाथ में, मैंने 2 बॉल निकाली, 1 ब्लैक बॉल आ गई हाथ में, तो 1 हो गया, 2 या दोनों ब्लैक बॉल आ गई तो फिर 2 हो गई रैंडम वैल्यू। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, यस, बिकॉज द डोमेन इज फ्रॉम द सैंपल स्पेस, डोमेन किस में से आ रहा है, सैंपल स्पेस में से आ रहा है, और इसका जो को डोमेन है बेसिकली जो इसके आउटपुट वैल्यूज है यहाँ पे, इट बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, 0 1 2 डिनोट कर रहे हैं, सो इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड हेंस अ रैंडम वेरिएबल, आपको लिखना है, मैंने स्टेटमेंट बोल दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. Okay, जब एक कॉइन को 6 बार टॉस करोगे आप, उसमें आपको बोला गया है, जब देखिए कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 6 हेड आ जाए 0 टेल आ जाए, भाई 6 बार मैंने सिक्का उछाला, 6 हर बार हेड आ गया, एक बार टेल भी नहीं है, एक बार भी टेल नहीं है, एक ये चांस है, ये नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, 5 बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, अब कैसे है ये नहीं बोल रहा अभी मैं, वो बाद में करेंगे, आगे है वो क्वेश्चन कि पहले हेड आएगा बाद में हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे सर, करेंगे वो है, ठीक है, अभी के लिए शांत इजी। अच्छा 4 हेड आ जाए 2 टेल आ जाए, 3 हेड आ जाए 3 टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए 4 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए 5 टेल आ जाए, एक भी हेड ना आए और 6 के 6 टेल आ जाए, यही पॉसिबल चीजें हैं, यही सब है। तो रैंडम जो वेरिएबल है वो अब की बार है डिफरेंस, है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल, तो डिफरेंस है इस बार, डिफरेंस आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू होती है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रैंडम वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6 - 0, एक तो हो सकता है 6 हो सकती है, मैं यहां पे क्या करता हूं डिफरेंस लिख देता हूं, तो डिफरेंस यहां कितना है 6, इसमें कितना है 4, 4 - 2 कितना होता है 2, 3 - 3 0, अब 4 - 2 करेंगे क्योंकि डिफरेंस क्या है ना, तो ये हो जाएगा 2,
5 माइनस 1 4, 6 माइनस 0 6। सो बेसिकली जो रैंडम वैल्यूज हैं वो बेसिकली होंगी 0 2 4 और 6, क्योंकि रिपीट हो रही है ना, अब क्या ही फर्क पड़ता है। 0 2 4 6, 0 2 4 6, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? 0 2 4 एंड 6। डन। नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत पहले भी। जब भी दो टॉस होते हैं कॉइन के, तो आप उसे ऐसे करके सैंपल स्पेस लिख सकते हो। इससे सैंपल स्पेस लिखना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, हमें उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसका? नंबर ऑफ हेड्स का। हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ हेड्स काउंट करना है। तो x इज नंबर ऑफ हेड्स। तो पहले तो रैंडम वेरिएबल के लिए वैल्यूज लिखिए उसकी। तो क्या क्या xi वैल्यूज है? देखिए, या तो एक भी हेड नहीं आए, या एक हेड आए, या फिर दोनों हेड आ जाए। मैंने पहले भी पढ़ाया था ना। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे, लेकिन अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। वहां पे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल यही लिया था, है ना, क्योंकि इजी था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। एक भी हेड नहीं आए, कितने हेड हैं? एक भी हेड ना आए तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला। तो 1 आउट ऑफ 4। अच्छा, एक हेड आ जाए तो दो तरीके से आ सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो 2 आउट ऑफ 4। दोनों हेड आ जाए तो एक ही तरीके से आ सकता है, 1 आउट ऑफ 4। इफ यू चेक दैट वैल्यूज, द प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड एड अप एंड इक्वल टू 1। अगर नहीं हो रहा है तो अभी या तो आपने मिस कर दिए कोई रैंडम वैल्यू, या फिर आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो गलत निकाली है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहां पे सम 1 आ रहा है, दैट्स करेक्ट। चलिए सेकंड करते हैं। नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस। अच्छा, अगर 3 कॉइंस होता तो मैंने आपको उसका भी सैंपल स्पेस लिखना सिखाया था। 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, रिपीट, हेड टेल, रिपीट। ठीक है, अब हमने लिख लिया। हमें क्या आपकी बार काउंट करना है? नंबर ऑफ टेल्स करना है बेटा। तो आपकी बार जो रैंडम वेरिएबल x है, इट इज बाय नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स, सही है। अच्छा, तो हमें पता है क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। या तो एक भी टेल नहीं आया, तीनों टॉस किए, तीनों पे हेड आ गया, एक भी टेल नहीं आया। या फिर एक हेड आ जाए, तो हमने जब टॉस किया तो एक में, सॉरी, एक टेल आ जाए, आई एम सॉरी, एक टेल आ जाए, बाकी दो में हेड आ जाए। या फिर दो टेल आ जाए, बाकी तीसरे वाले पे हेड आ जाए, तीसरी बार में या तीसरे वाले सिक्के पे। दोनों सेम सिचुएशन है, चेंज नहीं होता कुछ उससे। और थर्ड है कि 3 है कि जब तीनों पे टेल आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए। साइमल्टेनियस टॉसेस है तो तीनों बार टेल आ जाए। ठीक है, अब हमें यह करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है इसका। समझिए, एक भी बार टेल नहीं आए, ऐसे कितने केसेस है? यहां से काउंट कर सकते हैं आप कि एक भी बार टेल नहीं आए, एक भी बार टेल नहीं आए। तो इसमें तो कहीं टेल नहीं आया, तो सिर्फ हेड आए, इसका मतलब 1/8। एक बार टेल आए, अब एक बार टेल को मैं देखिए हाईलाइट करता हूं। ठीक है, एक बार टेल आ जाए तो यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, बस, और कभी नहीं है। फिर 2 बार आने लग रहा है, तो इसीलिए कितना हो गया? 3 बार आ रहा है आउट ऑफ 8। अच्छा, नेक्स्ट, 2 बार टेल आए, 2 बार टेल आए, 2 बार टेल आए, 2 बार टेल आए, 3 बार, 3 तरीके से है, तो ये हो गया 3/8। तीनों बार टेल आ जाए, एक ही पॉसिबल केस है, आपको पता है, एक ही पॉसिबल केस है, तो 1/8। सबको सम करने पे क्या 1 आता है? हाँ आता है, देख लीजिए, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, 8/8 1 होता है। डन, इजी। तो दोनों पार्ट तो बहुत इजी थे, तीसरा पार्ट इजी नहीं है। तो इसको सुनिए ध्यान से। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब ऐसे तो ये 10-15 टॉस करने लग जाएगा। वैसे इसको करने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, बर्नौलीज ट्रायल के नाम पे आता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम कर नहीं सकते, तो मैं इसको परमुटेशन से करूंगा। ऑल्दो मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपको बर्नौलीज ट्रायल होता तो ये इजी हो जाता है एक्सप्लेन करना मेरे लिए, पर ये एक्सरसाइज उससे पहले है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा फाइट है। तो नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो थोड़ा परमुटेशन आना चाहिए बेटा। नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, करते हैं इसको।
जब 4 बार कॉइन टॉस होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि मैंने कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो सिचुएशन ऐसी है कि जब सब पे हेड आएगा तब तो सॉर्टेड है, लेकिन मान लेते हैं कि एक पर हेड आ जाए, बाकी पे टेल आ जाए, तो ये हेड तो कहीं कहीं भी आ सकता था। हो सकता है ये बन जाता, या ये बन जाता, या ये बन जाता, या ये बन जाता। बेसिकली हेड जो है मूव करता रहता। सही बात है, हेड जो है वो मूव करता रहता। 4 सिचुएशन होती। वैसे आपको ये पढ़ाया गया है कि कभी भी अगर आपको 4 जगह भरनी हो तो उसके 4 अरेंजमेंट होते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं परमुटेशन में। लेकिन जब उसमें जो चीजें आप भर रहे हैं अगर वो सिमिलर है और उनका रिपीटिशन ए बी या सी टाइप है या एम एन टाइम्स है, तो उसको आप उसी फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, परमुटेशन में करते हो। तो यहां पे 3 चीजें एक ही जैसी हैं, तो इसीलिए आप यहां पे 3 फैक्टोरियल से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं 3 टेल और 1 हेड के आने के, 3 टेल और 1 हेड को अरेंज करने के कितने वेज हैं आने के, नहीं सॉरी, कितने वेज हैं उनको अरेंज करने के, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4। सही बात है, यहां तक तो समझ गए आप। तो इसका मतलब एक हेड के आने और 3 टेल के आने के जो अरेंजमेंट्स हैं वो 4 तरीके के हैं। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एक टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक सिक्के उछलने के दोबारा सिक्के उछलने से फर्क नहीं पड़ता कि पिछली बार सिक्का उछला था कि नहीं उछला था, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ करेक्ट कि हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को। तो अगर कोई ये बोलता कि एक हेड आए, 1 हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलते एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, लेट सपोज ये एक इवेंट है कि एक हेड आए। अब किस बार हेड आए ये नहीं पता मुझे, पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में आया, तीसरी बार में आया, चौथी बार में आया, नहीं पता। वो होगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 3 टेल आ रहे होंगे, तो 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी तीनों 1/2 है। लेकिन ये कितनी तरीके से आ सकता है, इस इवेंट के लिए भी यही प्रोबेबिलिटी होती, प्लस करते इस इवेंट के लिए भी यही होती, इस वाले के लिए भी होती और इस वाले के लिए भी होती, फिर चारों को जोड़ते तब फाइनल इवेंट के लिए आती। सही बात है, इस केस के लिए, सॉरी इवेंट के लिए नहीं बोलना चाहिए, इवेंट तो बड़ा है। इस केस के लिए भी यही प्रोबेबिलिटी होती, इस केस के लिए भी, इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी। चारों केसेस को जोड़ते तो मेन इवेंट एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती। समझ गए यहां तक, बाद में एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना, इसीलिए बहुत बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 4 हो जाती है वो, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल होगी, तो 4 इंटू लिख दूंगा। समझ गए बात को, आ गई ये बात समझ में, क्लैरिटी आ गई। तो अगर 2 हेड और 2 टेल के आने की होता तो फिर क्या हो जाता, अरे सही बात है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करते। क्यों, क्योंकि अब की बार 2 सिमिलर हेड है और 2 सिमिलर टेल है और 4 जगहों पे भरे जा रहे हैं, अरेंजमेंट हो रहा है उनका, है ना। और बाकी प्रोबेबिलिटी तो ये पार्ट तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और चारों बार सेम ही हाफ लिखना है, तो ये तो 1/2 की पावर 4 लिखा जा सकता है शॉर्ट में। सही बात है ना, ये तो सेम ही हो जाएगा हर बार, क्योंकि हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन दोनों केस में 1/2 है, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। समझ गए बात को, अब शॉर्टकट मारूं मैं, चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्लैरिटी कर दी है, वहां पे लिखने की क्लैरिटी भी कर देता हूं। एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ हेड्स है, देखा मुझे लग ही रहा था कुछ गलत कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। ओके, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x ले सकता है 1। मैं अब की बार वर्टिकली लिख रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टली लिखने में वो मुझे ना स्पेस नहीं मिलेगा उसका लिखने का, ठीक है। तो 1 या फिर 2, सॉरी एक भी बार हेड ना आए 0, एक बार हेड आए 1, 2, 3 और 4। सही बात है, चारों बार हेड आ जाए, एक बार भी हेड ना आए, एक बार भी हेड ना आए, इसका मतलब चारों बार क्या आया है, टेल आया है। तो फर्स्ट टाइम भी टेल आया, सेकेंड टाइम भी टेल आया, थर्ड टाइम भी टेल आया और फोर्थ टाइम भी टेल आया। सही बात है। अच्छा एक बार हेड आए, एक बार हेड आए मतलब बची बार टेल आएगा, देख रहे हैं सिचुएशन, एक बार हेड आए तो इसको मैंने बताया था अरेंज करना है, तो 4 जगहों को अरेंज करना है जिसमें 3 सिमिलर चीजें हैं, 3 एक जैसी हैं, तो 3 फैक्टोरियल इनटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप इसको आप कहीं भी सिचुएशन में मल्टीप्लाई कर लो। आप बोल दो सर पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने यहाँ पे बैलेंस कर लिया है, वही चारों केस को तो मैंने जोड़ा है ना, मैंने रिपीट कर दिया, बहुत रिपीट कर दिया। मुझे लगता है आपको विश्वास हो गया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा।
अगला करते हैं सेकंड, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने की मन कर रहा है मुझे, तो 1 मिनट 2, हाँ यहाँ आराम से करते हैं, यहाँ पे सिचुएशन साफ है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन, अब 2 हेड आए और 2 टेल आए, तो हेड हेड टेल टेल बन जाए, हेड टेल बन जाए, है ना इस तरीके के। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे वैसे 6 आएगा आई गेस। तो 4 फैक्टोरियल बाय सॉरी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 हेड सेम है और 2 टेल सेम है। क्या फर्क पड़ता है कि हेड इधर है या उधर है, दिखता तो हेड ही है वो 1/2 हेड आए, फिर 1/2 हेड आए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए। 3 बार हेड आए, 3 बार हेड आएंगे तो पूरा 3 हेड सिमिलर है। 1 फैक्टोरियल कोई लिखता नहीं है तो छोड़ दीजिए। इंटू 1/2 हेड, फिर 1/2 हेड, फिर 1/2 हेड, फिर 1/2 टेल, ये टेल के लिए लिखा है। अब ये क्वेश्चन करूंगा जिसमें ये अनइक्वल होंगे, तब बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। चारों बार हेड आ जाए, क्या लिखना, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो चारों बार हेड आए तो भाई एक ही तरीका है उसका, खत्म। यहां सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। क्या हो जाएगा देखिए, 1/2 की पावर 4, मुझे पता है 1/2 56 ना 16 हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। ये 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल है जो कि होता है 4 टाइम्स 1/2 की पावर 4। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 2 4 होगा, वो 4 से कट जाएगा 6 आएगा। ये आना चाहिए, परमुटेशन में सिखा दिया जाता है, यहाँ बताने का मतलब नहीं है। 11th की प्रोबेबिलिटी में ये सब ही था, 11th की प्रोबेबिलिटी ही है बेसिकली। यहाँ पे 4/3 अगेन सेम है, 4 आएगा, और ये तो 1/2 पावर 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारे मेरे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हैं, P1 P2 P3 P4, मैं अपना फोटो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉल कर लूंगा, ठीक है। P1 P2 P3 P4 और P5, ये हमें इन क्या करना है, चारों को अब ऐड कर, पांचों को अब ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी ना, वैसे इसमें करना है कि नहीं करना है, नंबर ऑफ टेल्स, तो हमें बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, तो क्या ही ऐड के क्या करेंगे। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बेटा अपने हिसाब से, 1/2 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, ये 16 है, 4 से कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अपने आप कर लेना आप, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस। अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, आई गेस 5 6 7 8 9। So what I'm doing, I'm stopping here. Okay, I'll make a separate video for 5 6 7 8 9. Okay, it's going a little bit lengthy. So I hope you understood these questions and hope you enjoyed it. If you did, please keep on sharing the videos. Till then, thanks for watching. We'll see you in the next video. Take care.